अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और जैसा कि आज जानते हैं आप लोग, कराची में बहुत बड़ा एक हंगामा हुआ जब इजहारुल हसन को गिरफ़्तार किया एसएसपी राव अनवार साहब ने। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही किया कि जिसके नाम पे पर्चे कटे हुए हैं, जो मफरूर है, जो मतलूब है, जिसके नाम पे वारंट निकले हुए हैं, उसको बचाने के लिए यकायक जो है वो तमाम कुव्वतें जो हैं वो इकट्ठी हो गई और एक ऐसे फ़र्शनास अफसर के सामने कि जो अपना फ़र्ज़ निभा रहा था और कानून की बालादस्ती को इम्प्लीमेंट कर रहा था। वहाँ पे होता क्या है कि कहते हैं कि जी स्पीकर से नहीं पूछा, स्पीकर से पूछा क्या बात है, इस मुल्क में किस किस्म के कानून हैं कि मुझे पकड़ना हो तो मेरे घर के वारंट आपके पुलिस आ जाती है और किसी इज्जतदार डाकू को पकड़ना हो तो स्पीकर से पूछना पड़ेगा। यानी इस मुल्क में दो और कानून क्यों हैं, दोहरा मयार क्यों है और क्यों कानून नाफिज करने वालों को रोका जाता है कानून को इम्प्लीमेंट करने। ये तो मैं आपको बताऊंगा इसकी वजह क्या है, क्योंकि कल मियां नवाज शरीफ का नाम आया कि दुनिया के बदतरीन और करप्ट तरीन जो सियासतदान हैं उसमें दूसरे नंबर पे मियां नवाज शरीफ का नाम आया। यानी इस लिस्ट में भी मियां नवाज शरीफ 2 नंबरी से बाज नहीं आए, यहाँ पे भी 2 नंबरी कर गए। लेकिन सबसे पहले एसएसपी राव अनवार से मैं पूछूंगा कि उनके साथ क्या हुआ आज वहाँ पे। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। राव साहब, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको सलाम पेश करता हूं। आपने जो अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की, अल्लाह ताला आपको इसका सिला देगा और ये मुश्किलें और ये जो आती हैं इनसे आप घबराइएगा नहीं। हकीकत में आखिर में हमेशा हक और बातिल की जंग में हक जीतता है इंशाअल्लाह। राव साहब, हमें बताएंगे क्या हुआ आज? आज जो है ये हमारे पास कोई 3 एफआईआरों में मतलूब थे और उस सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी अमल में आई और मजीद और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी इनके मुतालिक, जैसे मुख्तलिफ इंट्रोगेशन वगैरह होती हैं, उनमें अक्सर लोग नाम लेते हैं। अब 22-24 अगस्त में यह भी कुछ बसें जलाई गई। इसके अलावा जो है नॉर्थ कराची में काफी टारगेट किलिंग हुई जिसमें इनके मुख्तलिफ लोग, लेकिन लोगों ने कभी जुर्रत नहीं की कि इनको पकड़े हैं और ये मुख्तलिफ टारगेट किलरों के जो है चीफ तक कहलाते हैं। इसके अलावा आप है ना किसी भी इंडिपेंडेंट अदारे से पाकिस्तान के इंक्वायरी करा लें कि वहाँ की तमाम जमीनें चाइना कटिंग में ये लोग ले गए, यही शख्स ले गया है, सारी वो कर दिया। अगर मैं गलत कहूंगा तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। इसके अलावा जब इनको बिल्कुल बाकायदा गिरफ्तार किया और कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है, ये एक है ना प्रोसीजर जरूर है कि जब आप किसी एमपी या एमएनए को गिरफ्तार करते हैं किसी केस में तो बाद में उसकी रिटर्न में इतला सिंध असेंबली के सेक्रेटरी जो होते हैं, जो कि स्पीकर के अंडर में काम करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, या है ना कौमी असेंबली के जो सेक्रेटरी होते हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं, जो कि स्पीकर के अंडर में काम करते हैं। ये तरीका कार है, ये प्रोसीजर है, ये कोई कानून नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे उनको लेके अभी 15 से 20 मिनट नहीं हुए थे जब मैं पहुंचा हूं तो मैं देख रहा हूं कि ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि जी मैंने गलत काम कर दिया और मुअत्तल कर दिया। ना मेरे से किसी ने पूछा, ना मेरे से कोई बात हुई कि आपने क्यों किया, एफआईआर थी नहीं थी, क्या वजह थी, बगैर किसी एक्सप्लेनेशन, बगैर किसी बात के और जो है मुझे मुअत्तल कर दिया जाता है और सारा केस जो है वो उल्टा करके, और 3 ऐसे केसेस जिसमें 780 लगा हुआ है उसमें उनको 497 में बिल आउट कर दिया, जबकि इसमें पहले है ना जो है वहाँ की अप्रूवल लेना जरूरी है एटीए कोर्ट से, जो कि एक जस्टिस बैठे हैं हाई कोर्ट में। अब अगर ये कल वो अप्रूवल लेने जाएं और उन्होंने कहा कि नहीं आपने गलत किया है तो वो तो उनको छोड़ चुके हैं। तो मतलब ये कि ये सारा कानून एकदम सारी सिर्फ बातें चलती हैं, तो यहाँ कैसे ऑपरेशन कामयाब होगा, कैसे है ना अमन होगा, कैसे ये मुल्क ठीक होगा, कैसे ये शहर सही होगा। राव साहब, बात यह है कि एक तो आपने उनको गिरफ्तार किया, उसके ऊपर ये सारा को वावेला हुआ। अगर यानी ये कोई छोटा सा आदमी होता, कोई मजदूर होता, कोई इलेक्ट्रिशियन होता, कोई कारपेंटर होता, तो आपसे ये कहा जा रहा होता कि इसको छितर भी मारो, इसको कुटो भी पकड़ के। अब क्योंकि ये इज्जतदार डकैतियाँ करने वाले, ये बसों को आग लगाने वाले हैं जो 2007 से मतलूब हैं और सबके सामने हैं, इनके वारंट गिरफ्तारी भी हैं, लेकिन इनको हाथ डालने पे आपके हाथ काट दिए गए, ऐसे ही है ना?
बिल्कुल जो कि गलत किया गया, पहले इंक्वायरी करते हैं, सारी चीज का पता करते हैं, उसके बाद है ना ये एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि जज्बाती हो जाना और किसी की कहने पे जो है फौरी तौर पे कार्रवाई कर देना। और मैं नहीं समझता कि ऐसे इतनी जल्दी ये चीजें होती हैं। तो ये बड़ा जल्दबाजी में काम किया गया है। बहरहाल राव साहब, मुझे ये बताएं कि एक तो ये हो गया। अब फर्ज किया, मैंने एक लम्हे के लिए फर्ज किया कि आपने गिरफ्तारी सही नहीं डाली, आपने गलत डाली है। उसके बावजूद किसी को उनको कस्टडी से निकालने के लिए अदालत का हुक्मनामा लाना पड़ेगा ना। अदालत की बगैर मुदाखलत के ये कैसे हो गया? ये तो इन्होंने कर दिया और एफआईआर में नॉमिनेट है। उसी ऐसी तरह की दूसरी एफआईआर है 20 से 22 के करीब, उसमें इन्होंने बेल कराई हुई है। इसका मतलब है कि ये जो है जुर्म किया है इन्होंने, तो उस पर बेल कराई है। अब है ना ये 3 एफआईआरों का इनको नहीं पता था, इनके वकील ने कहा कि हमारे इल्म में नहीं थी, तो लिहाजा जो है इसमें आप इनको कैसे 497 में के एविडेंस नहीं है। इनके तो वीडियो क्लिप्स हैं। और जब है ना, मैं आज आपको एक अहम बात और बताऊंगी, जब मैंने इनको गिरफ्तार किया, आप अपने मीडिया वाले जो भी लोग वहां मौजूद थे उनसे पता कर ले, वीडियो क्लिप्स भी आ गए हमारे पास। वहां फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के दोबारा नारे लगाए गए। ऐसे लोगों के साथ तो मैं कहता हूं कि इस तरह का सलूक किया जाना चाहिए था कि जिन्होंने ये दोबारा फिर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। अब इस तरह के लोग जो हैं उनको छोड़ दिया जाए तो फिर बताएं कि क्या होगा। फारूक सत्तार ने तो ये भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप जनाब आसिफ अली जरदारी के ख़ास आदमी हैं। उन्होंने कहा हम जरदारी साहब से पूछेंगे कि ये किसके कहने पे किसकी हुकूमत चल रही है, मुराद अली शाह की चल रही है, उनकी चल रही है, या मियाँ नवाज शरीफ की चल रही है। इस बात में कितनी सदाकत है कि आप उनके आदमी हैं? देखिए, किसी की किसी से जान पहचान होना अलग बात है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए क्या किया। पहले भी मैं सस्पेंड हुआ और अब फिर मुझे कर दिया गया। अगर मैं उनका आदमी होता और वो इतने मेरे ज्यादा उनके कहने पे मैं कोई काम करता तो आज मैं मुअत्तल होता। ये हमेशा कहते हैं जी पीछे कोई है, पीछे कोई है। भाई पीछे कोई होता है फिर वो सपोर्ट भी करता है। ऐसी कोई चीज नहीं है, कानूनी काम है। एफआईआर में नॉमिनेट थे, गिरफ्तार किया है, सही प्रोसीजर है, सारी चीज है। अभी तो 20 मिनट नहीं हुए, उसके बाद हमें अपना लेटर बना के सिंध असेंबली को, मैं सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन कहीं ये नहीं है कि पहले इजाजत ले हम। भाई किस चीज की इजाजत? सारा दिन एक सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई। अच्छा, तो क्या आपकी मुअत्तली का जो हुक्मनामा है वो तहरीरी तौर पे आपको रिसीव हुआ है? ये नहीं, अभी तक मुझे तो नहीं रिसीव हुआ, लेकिन ये वहीं से आईजी ने दूसरे किसी एसपी को लुक आफ्टर का चार्ज भी दे दिया। पता नहीं ये खाली तो मैंने तो टीवी पे देखा है, इसके अलावा मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। नहीं तो आपकी जगह उन्होंने चार्ज ले लिया आगे? उनको चार्ज तो आपको हैंड ओवर करना है ना ऑफिशियली। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी मैंने हैंड ओवर नहीं किया क्योंकि मैं आ गया था, लेकिन उन्होंने अपना वो कर लिया है, लिहाजा मैं भी छोड़ दूंगा। मुझे कोई इस चीज की वो नहीं है, क्योंकि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अगर मेरा हटना जो है मेरे बेहतरी के लिए है तो मैं बिल्कुल इसको हमेशा इस तरह की चीजें मैं कबूल करता हूँ, और ना हटना मेरे बेहतरी के लिए था तो मैं नहीं हटता। तो ऐसी कोई वजह नहीं है, लेकिन मैंने बिल्कुल सही काम किया है, सारी चीज ठीक है। और ये गलत लोग हैं, इनके खिलाफ अगर इन्होंने काम नहीं किया, ये शहर पहले भी बर्बाद हो गया। क्योंकि हमारी इसी पुलिस में ऐसे अफसरान मौजूद हैं जो एएसपी से लेके आईजी तक हो गए, और उनके दौर में ये कराची बिगड़ा है, उसको कोई नहीं देखता। ऐसे लोगों को जो है इस सूबे में नहीं रहना चाहिए, और वो इस सूबे में सारा करते हैं। कभी है ना शॉर्टकट कहीं से निकालते हैं, कभी किसी की मिन्नतें करते हैं, कभी किसी कोर्ट का सहारा लेते हैं, कभी किसी जज का सहारा लेते हैं, और इधर आके इस तरह करते हैं, और इस शहर को बर्बाद कर दिया गया है। आपने कहा कि आज भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे मारे गए, क्या आपने उस पर ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कोई पर्चा काटा है? नहीं, मैं तो देखे सस्पेंड हो गया ना। मुझे तो अभी शाम को वीडियो क्लिप्स मिली है, वो मेरे पास है, वो मिली है, सबके पास होगी। वो काफी कराची में वो हो रही है जहाँ इस तरह के लोग हों, और वहां पे इस तरह के लोगों के साथ इतना वीआईपी सलूक किया जाए, तो ये सबके साथ होना चाहिए। और बेचारे जो इतने जेल में है फिर उनको भी निकाल देना चाहिए, सबको छोड़ देना चाहिए।
अनवार साहब, मुझे ये बताएं कि आपने अपने बयान में कहा था कि फारूक सत्तार भी क्रिमिनल हैं, इसमें कितनी सदाकत है? मैंने उनके खिलाफ FIR है, नॉन अवेलेबल वारंट है। ये जब है ना अपने मर्जी होती है तो ये बेलें करा लेते हैं, जब नहीं होती है तो ये बेल आउट नहीं हो बेल नहीं कराते। फिर पुलिस अगर इनको कभी पकड़ लेती है, कोई जिसके पास नॉन अवेलेबल वारंट होता है, तो फिर ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि जी हमें गिरफ्तार कर लिया, हमारे साथ ज्यादती हो गई। और ये चाहे जो भी कर लें, इंडिया से राब्ता कर लें, इस मुल्क को, इस पाकिस्तान जो कि एक पाक सरजमीन है, एक हमारा मुल्क है जहां हमारे बच्चे और हमारे घर वाले, हमारी माँ बहनें रहती हैं, हमारी इज्जत है, उसको ये गालियां दे लें और उसके बावजूद ये अच्छे लोग हैं, तो अफसोस की बात है। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके पास इस बात का आपको यकीन है कि ये वाकई इंडिया से मदद ले रहे हैं, रॉ से मदद ले रहे हैं? जी 100% इसमें मैं जरा शक शुबा नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इंशाल्लाह ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। मैंने कहा है ना कि ये जो इन्होंने मुझे वो किया है, मौसल किया है, इससे पुलिस का मोरल डाउन होगा और इस शहर में आप क्राइम की भी सिचुएशन देखना, इसके साइड इफेक्ट होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी जो सामने आएंगी और मजीद ये लोग निकल कर आएंगे। और इंशाल्लाह इनमें कुछ लोग इंडियन एजेंट पकड़े भी जाएंगे और कितने तो अभी ऐसी तैयारी में है कि वो अपना जुर्म कबूल करने को तैयार है, मीडिया पे आने को तैयार है, एक एक बात है ना कुरान पाक उठा के वो बताएंगे। ये बताएं कि कराची का मुस्तकबिल क्या है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से? देखें, अगर इस तरह की है ना जो है फर्क होगा कि जो आदमी ताकतवर हो उसको कुछ ना कहा जाए और जो कमजोर हो उधर भले पकड़ लें, किसी से भी ना पूछें, आप भले उसको पकड़ लें। अब ये नया एक रूल आ गया, पता नहीं कौन सा कानून है कि जी पहले फलाने से पूछे, फिर उससे पूछे, फिर वो आगे पूछेगा, वो आगे, फिर आदमी है ना चोर को, डाकू को और कातिल को और लुटेरे को उसके बाद पकड़े। कोई नहीं, एक सब इंस्पेक्टर को अगर पावर है किसी इन्वेस्टिगेशन की, वो गिरफ्तार कर सकता है, पुलिस अफसर कर सकते हैं, वो चाहे छुट्टी पे भी हो और दूसरे सूबे में भी हो और उसके सामने कोई काबिले दस्त अंदाजी जुर्म हो रहा हो, वो वहां भी गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में कानून पे अमल दरामद नहीं होता है। इधर तो सब अपना अपना बनाते हैं, वो कहता है मुझे बताएं, वो कहता है मुझे बताएं। आपने जो एक स्टेटमेंट दी, क्या आपको यकीन है कि जो MQM के टारगेट किलर्स हैं इजहारुल हसन उनके सरबराह हैं? बिल्कुल, सारा न्यू कराची बर्बाद कर दिया, मजहबी लोग मारे, दूसरी पार्टियों के लोग मारे, अपने लोग मारे। आप इससे तफ्तीश तो होती ना, इसे तो तफ्तीश ही नहीं करने दी, इन्वेस्टिगेशन होती, मैं आपको लेता बताता फिर एक एक हकीकत हलफ उठा के। और अगर वो गलत होती, पाकिस्तान में क्या सब लोग तो बुरे नहीं है, चले जी पुलिस सही नहीं है, मैं गलत हूँ, सब गलत है, आप किसी और जगह ले जाएं उसको और पता कर लें कि ये क्या करते रहे। 12 मई में इस कराची में खून की होली खेली गई, 52 लोग मारे गए, क्या किसी और की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको गिरफ्तार करे? कोई नहीं करने को तैयार है। अगर मैं फ़ौज में और पुलिस में जब मुवाजना करता हूँ तो फ़ौज में अगर किसी सिपाही के साथ ऐसा हो रहा होता या यंग ऑफिसर के साथ, तो उसका कमांडिंग ऑफिसर जो है वो उसके लिए स्टैंड लेता, बिल्कुल स्टैंड लेता, ख़ास तौर पे अगर वो कानून के पासदारी कर रहा है और कानून को अमल दरामद करा रहा है। आपके IG ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, इसकी क्या वजह? देखें, मैं आपको अभी एक वजह और बता दूं कि IG साहब यहाँ हमारे DIG भी रहे, लेकिन वो हमेशा कुछ लोग उनके पसंदीदा होते हैं और कुछ लोगों को वो पसंद नहीं करते हैं। तो जिनको वो पसंद नहीं करते, शुरू से मैं भी उनकी इस लिस्ट में हूँ। पहले भी एक है ना कुछ पुलिस वालों ने, एक GSM के लोगों ने कोई एहतजाज किया, लोगों को पत्थर मारे, पुलिस पे फायरिंग की, पुलिस ने मेरा ही एरिया था उन पे कर दी एक सब इंस्पेक्टर ने, और उस सब इंस्पेक्टर की इन्होंने उस पुलिस वालों की इंक्वायरी करके मैं SP दफ्तर में बैठा हुआ हूँ और उसमें लिख दिया कि और कुछ नहीं मिला, तो बोलते हैं कि जी इसकी भी नेग्लिजेंस है। क्या नेग्लिजेंस है कि वहां झगड़ा हो गया, पुलिस वालों पे फायरिंग कर दी, उन्होंने उन पे कर दी और है ना नेग्लिजेंस SP की हो गई। मतलब जानबूझ के, और कुछ नहीं मिला, उनको तो इन्वॉल्व करने का मौका नहीं मिला, नहीं तो वो तो मुझे केस में इन्वॉल्व कर देते। जब आपने फैसल वाडा को गिरफ्तार किया था तो उस वक्त तो वावेला नहीं मचा था, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है?
बस वो उसमें भी उनकी अपनी पसंदीदा चीज होती है ना, उसमें तो मुझे कहा गया कि आपको इनाम मिलेगा, आप मेरे पास आए मैं आपको इनाम दूंगा, और बहुत अच्छा हुआ और रोड खुल गया, ये हो गया। तो पता नहीं यहाँ क्या मेयार है किस चीज का कि किसको पकड़ना चाहिए किसको नहीं पकड़ना चाहिए, जबकि मेयार ये होना चाहिए कि जिसने जुर्म किया उसको पकड़ना चाहिए। जनाब राव अनवर साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आपने कानून को नाफिज करने की कोशिश की और उस जुर्म की पादाश में आप सस्पेंड भी हुए। अल्लाह ताला हमारे अरबाब इख्तियार को अक्ल दे और उनको ऐसे पुलिस अफसरों को स्ट्रेंथन करने का मौका अता फरमाए कि जो पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती कायम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाजरीन, कल असल में दुनिया के 10 करप्ट तरीन लोगों का जिक्र आया और उनमें व्लादिमीर पुतिन पता नहीं किस तरह से नंबर 1 हो गए, लेकिन दूसरे नंबर पे दुनिया के सबसे करप्ट तरीन, भयानक तौर पे करप्ट तरीन पॉलिटिशियंस जो हैं, सियासतदान जो हैं, उनमें जनाब मियां नवाज शरीफ का नाम सर फहरिस्त है, यानी दूसरे नंबर पे। आप अगर इस लिस्ट को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो सऊदी अरब के बादशाह हैं वो भी नवाज शरीफ से पीछे हैं, वो भी इनसे बहुत कम हैं। खालिद बिन जैद मुत्तहिदा अरब इमारात के, वो भी इनसे पीछे हैं। आप देखेंगे कि यूक्रेन के सदर और डेविड कैमरॉन वगैरह वो सब इनसे पीछे हैं। इसके ऊपर हुकूमत ने ना कोई जवाब देना मुनासिब समझा, ना इसके ऊपर हुकूमत को किसी ने सवाल करना मुनासिब समझा। आज ये सारा जो MQM का इतना वावेला मच गया कराची में और इस ख्वाजा इजहार के लिए जो इतने लोग कूद पड़े, वो दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि रेंजर्स का जो ऑपरेशन है कराची का, उसको टोटल मनफी अंदाज में दिखाया जाए। इवेंचुअली ये दिखाया जाए कि वो पुलिस अफसरान जो कानून के नफाज के लिए काम करते हैं, वो दरअसल किसी के हैंड पिक्ड लोग हैं और उनके कहने पे करते हैं। और सबसे बढ़कर यह है कि करप्शन, मालियाती करप्शन के ऊपर से जो आपकी और हमारी नज़रें आनी थी, आज जो सारी खबरें इसके ऊपर होनी थी, उनको बड़ी इफेक्टिवली उनको स्पिन डॉक्टर कर लिया गया। हो यह रहा है कि पाकिस्तान का मुआशी दिवालिया होने जा रहा है। आपको बताऊं कि जुलाई से अगस्त के दौरान 2 महीनों के अंदर 7.9 बिलियन डॉलर्स की दरामदात हुई हैं, और जबकि सालाना 47 अरब डॉलर की दरामदात मुतवक्के हैं। और अगर बरामदात पर नज़र डालें तो जुलाई से अगस्त तक के दौरान 3.14 अरब डॉलर की बरामदात हुई। इस तरह सिर्फ 2 महीने के अंदर तजारती खसारा जो है 4.8 अरब डॉलर का हो गया। अगर मामलात इसी तरह चलते रहे जो कि नज़र आ रहा है, तो औसतन 2.4 अरब डॉलर माहाना तजारती खसारे के हिसाब से 28 अरब डॉलर सालाना तजारती खसारा मुतवक्के है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने पिछले 2 महीने में 1.55 अरब डॉलर माहाना के हिसाब से भेजे, जो 19 अरब डॉलर सालाना बनते हैं। उसी तरह इस रकम को इस्तेमाल करने के बावजूद हुकूमत को 9 अरब डॉलर तजारती खसारा और 6 अरब डॉलर रीपेमेंट के लिए दरकार है। क्या इस साल हुकूमत 15 अरब डॉलर के खसारे को पूरा करने के लिए कर्जा लेगी? मियाँ साहब, आपने इस मुल्क का क्या हाल कर दिया। आपने मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क को मुआशी तौर पे उधेड़ के रख दिया है। आपका तो इलाज तो दूर की बात है, आपका तो चेकअप यहाँ पे नहीं हो सकता। जब एक ब्रेक के बाद आऊँगा तो डॉक्टर सलमान शाह साबिक फाइनेंस मिनिस्टर मुझे ज्वाइन करेंगे, और आज आपको मैं आम अल्फाज में ये बताने की कोशिश करूँगा कि करप्शन किस जानवर का नाम है, जिसको हम रोज़ करप्शन कहते हैं और आप कहते हैं यार ये बड़ी बातें हो गई, हमें हमारे मतलब की बात बताओ। आज आपके मतलब की बात बता रहा हूँ कि आपके बच्चे इसलिए मर रहे हैं, उनको अस्पताल में अद्वियात इसलिए नहीं मिल रही, आपके बच्चों को पीने का पानी इसलिए नहीं मिल रहा, आपके बच्चों को तालीम इसलिए नहीं मिल रही, और आपके अगर 15,000 से 25,000 या 50,000 भी अगर आपकी तनख्वाह है तो आपके घर का गुजारा इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ का नाम आ गया है दुनिया की बदतरीन सियासतदानों में दूसरे नंबर पे, करप्ट तरीन सियासतदान जो आपका पैसा खा के वहाँ पे लेके जाते हैं। एक ब्रेक के बाद बताऊंगा कैसे होता है। एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आपको बता रहा था कि बाप बेटी और समधी ने इस मुल्क का और इस मुल्क की मईशत का जो हाल कर दिया है, उसको तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है। आपको मैं बताऊं, आपको चंद चीज़ें मैं आसान अल्फाज में कोशिश करता हूं बताने की, फिर डॉक्टर सलमान शाह साहब से पूछूंगा कि वो एक्सप्लेन करें कि क्या ये तज्जिया सही है कि गलत है। कि 30 जून 2013 को जब मियाँ साहब की हुकूमत आई थी
तो इनको 45 अरब डॉलर की बरामदात जो थी वो मिली, और उस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमत जो थी वो $100 थी, और दरामदात 24.7 अरब डॉलर थी। इस साल तजारती खसारा 15.2 अरब डॉलर और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 13 अरब डॉलर भेजा, और करंट अकाउंट का खसारा जो है वो 20.3 अरब डॉलर रहा। लेकिन अगर 2016 के पिछले 2 माह की दरामदात और बरामदात को सिर्फ देख लिया जाए तो हिसाब से 47.4 अरब डॉलर की दरामदात मुतवक्के हैं, जो कि 2013 में 45 अरब डॉलर थी, और बरामदात में 18.84 अरब डॉलर मुतवक्के हैं, जो कि 2013 में 24.7 अरब डॉलर थी। इस साल 2013 के मुकाबले में दरामदात 5 अरब डॉलर कम हो जाएंगी, और बरामदात में यानी कई अरब डॉलर जो है वो बढ़ जाएंगे, और 9 बिलियन डॉलर जो है मज़ीद मुतवक्के तजारती खसारे से ये 15 अरब डॉलर से बढ़कर 24 अरब डॉलर अब हो जाएगा। जून 2013 में दरामदात GDP का 11% हिस्सा थी, जबकि 2017 में ये GDP का 6.3% है। पाकिस्तान की दरामदात इस वक्त नाकाबिल अमल यकीन हो चुकी हैं और मुसलसल ग्राउट का शिकार हैं, जबकि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और दीगर ममालिक की अशिया का डंपिंग ग्राउंड जो है वो बन चुका है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री 35% ख़त्म हो चुकी है। उसकी असल वजह बिजली की कीमतें हैं, क्योंकि 3.5 रुपये फ़ी यूनिट हुकूमत हर सारे बमै इंडस्ट्री से बिजली चोरी की मद में वसूल कर रही है, जबकि इंडस्ट्री में ज़ीरो लाइन लॉसेस और 100% रिकवरी है। डॉक्टर सलमान शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे माज़रत कि आपको मैंने इतनी देर वेट कराया सर। इंपॉर्टेंट फिगर्स मैं आपके सामने दे रहा था। हो ये रहा है डॉक्टर सलमान शाह कि हमारे बिजली के बिल जो हमारे घरों में आ रहे हैं, हमारे दफ्तरों में आ रहे हैं, उसमें 3.5 रुपये पर यूनिट बिजली चोरी की मद में लिए जा रहे हैं, और वो 100% रिकवरी है, जबकि असूली तौर पे 3.5 रुपये यूनिट तो बिजली की कीमत भी नहीं होनी चाहिए। और अब इससे दिवालिये से निकलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है इस हुकूमत के लिए। कर्ज़ों पे मज़ीद कर्ज़े, उस पे मज़ीद कर्ज़े, अब तो बेचने के लिए भी बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है। जी देखें, बशर बात यह है कि पाकिस्तान का जो एनर्जी का निज़ाम है, और पर्टिकुलरली जो पावर का निज़ाम है, और जो आपकी गैस का निज़ाम है, और जो हम LNG और दूसरी ले रहे हैं एनर्जी जो इंपोर्ट होती है, उस सारे निज़ाम में क्योंकि हुकूमत का सारा रोल है, मेजर जो 99% ये हुकूमती अदारे हैं, हुकूमत ही इसकी डिसीजन मेकर है। वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री हो या मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो, वही सारा डिसीजंस करते हैं, वही सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स कर देते हैं। उसके बाद जो आपके इदारे रेगुलेटर हैं, ओगरा है, नेपरा है, वो भी हैंड पिक्ड लोगों के साथ बने हुए हैं, एक्सपर्टीज़ भी इतनी कोई ख़ास नहीं है। और अगर आप फिर देखें कि पाकिस्तान के तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो पाकिस्तान को डिसएडवांटेज कर दिया जाता है। IPPs ले लें, RPPs ले लें, अब भी जो हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स के UAE वगैरह में 3 रुपये की बिजली बन रही है, हमारे अभी भी हम 10 रुपये की, 15 रुपये की, 20 रुपये की, डिफरेंट रेंज है। ऐसे है जैसे कि कोई आम आदमी से तो कोई पूछता ही कोई नहीं है, वो जो मिनिस्ट्री वगैरह में बैठ के डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये निज़ाम जो है फेल हो चुका है, और जब तक इस निज़ाम को आप रिफ़ॉर्म नहीं करेंगे, और IMF ने जब आपका 12वीं उन्होंने रिव्यू किया है, उसमें उन्होंने दबे लफ्ज़ों में कह दिया कि जी आपने तो रिफ़ॉर्म्स ही कोई नहीं किए। और उन्होंने कौन कौन से रिफ़ॉर्म्स की बात की है? उन्होंने बिजली की रिफ़ॉर्म्स की बात की है, उन्होंने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की बात की है, जिसमें टैक्स की रिफ़ॉर्म आ जाती है, जिसमें एक्सपेंडिचर्स की रिफ़ॉर्म आ जाती है। तो हर कंपेटिटिवनेस की बात जो अभी आप बात कर रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिरती जा रही हैं, इंपोर्ट्स जो हैं वो ऊपर जा रही हैं, हालांकि ऑयल प्राइसेस जो हैं $150 को टच करके अब 45 और $50 के दरमियान में चल रही हैं। सो आपको और आपके जो रेमिटेंसेस हैं वो भी बेशुमार आ रही हैं, लेकिन आपका निज़ाम जो है वो अब दुनिया का, मेरा ख्याल है कि मैं देख रहा था अभी, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें मैंने ये ज़िक्र किया है कि हमारा निज़ाम इस वक्त दुनिया के 90% ममालिक से ज़्यादा ख़राब है। और ये मैं आपको ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस इंडेक्स 2016 का जो लेटेस्ट डेटा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, जो सारी दुनिया का इन्वेस्टर पढ़ता है और वो मुकाबला करता है, देखता है कि बाकी मुल्क जो हैं उसमें से कौन से मुल्क में आप अच्छी तरीके से सरमायादारी कर सकते हैं। तो हम दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क हैं आबादी के लिहाज से, दुनिया का सबसे यंगेस्ट मुल्क है कि हमारी आबादी जो है इतनी यंग है, उनको जॉब्स चाहिए, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, हमें कम्पिटिटिवनेस, हम दुनिया का एक वो कहते हैं ना वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुव्वत है, नौजवान हैं जिनको अगर आप ट्रेन करें तो वो बेहतरीन चीज़ें बन सकती हैं, और हमारे पास वो मैन पावर है। जापान के पास नहीं है, दूसरे मुल्कों में नहीं है, इवन चाइना में भी वो उनकी आबादी जो है वो बूढ़ी होती जा रही है। अपने मुल्क को डंपिंग ग्राउंड बना दिया ना इन हमने ममालिक के लिए। अपना कंपेटिटिवनेस पे कोई रिफॉर्म्स नहीं किए, प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने में कोई रिफॉर्म्स नहीं किए। हम दुनिया में 137वें नंबर पे हैं एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो में, यानी कि 137 मुल्क हमारे से बेहतर एक्सपोर्ट्स कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक हमने बड़ा करप्ट निज़ाम बना लिया है, और पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए आपको कंपेटिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिस्टम में अपना, आपका मियाँ मंशा का रिश्तेदार होना काफ़ी है। आपके पास जो सिस्टम में आप करप्शन कर सकते हैं, स्पेशल ले सकते हैं, मरात ले सकते हैं। और इसने मैंने अपने आर्टिकल में यही लिखा है कि हमारा सिस्टम एक किस्म का रॉबर बैरन्स बना रहा है। वो बिज़नेस के लोग जो कि ज़मीनें ले सकते हैं हुकूमत से, जो हुकूमत से ठेके ले सकते हैं, जो हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, और उसके लिए आपको वो उस किस्म के ना तो आपको मैनेजर्स चाहिए, ना ही आपको वो इंजीनियर्स चाहिए, ना आपको कोई बेहतरीन किस्म के सिस्टम्स चाहिए, ना आपको कंप्यूटर्स चाहिए। अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हैं इस्लामाबाद में तो आपकी बिजनेस जो है वो बहुत अच्छी चलेगी, और अगर नहीं है डॉक्टर साहब आपको एक तो चीज़ आप दिखाता नहीं हूँ, चल सकते। नाजरीन को भी एक चीज़ दिखाता हूँ, और मैं उसको दिखाने के फ़ौरन बाद ब्रेक लूँगा। ब्रेक से वापस आऊँगा तो आपसे मैं ज़रूर उस पर सवाल पूछूंगा कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल अगर उसको एक नज़र उसका जायज़ा लें, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, FDR में, इन जगहों पे लोग बैठे हैं, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि ज़रा आके बताएं कि मेरे फिगर कहाँ पे गलत हैं और कहाँ पे सही हैं। क्योंकि मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि इसहाक डार की जो फिस्कल पॉलिसी है वो झूठ और मकर पे मबनी है। पाकिस्तान ने 60 साल में 1947 से लेकर 2007 तक तकरीबन 4.8 ट्रिलियन रुपए के कर्जे लिए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मौजूदा जमहूरी हुकूमत ने 2008 से 2016 तक पाकिस्तान पर 21 ट्रिलियन रुपए का कर्जा चढ़ा दिया। सिर्फ 8 सालों में 16 ट्रिलियन रुपए का कर्जा अवाम के लिए जमहूरियत का समर है। गुज़िश्ता 9 सालों में पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जा 400% तक बढ़ा दिया गया। 2000 से लेकर 2007 के दरमियान बैरूनी कर्जे और लाइबिलिटीज़ की सालाना बढ़ने की शरह 1.4% थी, जो कि 2008 से 2016 के दरमियान 13.3% हो गई है, और 1947 से 2007 तक रोज़ाना की बुनियाद पर 0.67 बिलियन का कर्जा लिया जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर 0.67 बिलियन का कर्जा लिया जाता है, जो 2008 से 2016 तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 5.21 बिलियन रुपए रोज़ाना लिया जाने लगा, और 2000 से 2013 तक 1.4 ट्रिलियन की पाक इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जारी किए गए, जबकि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने सिर्फ इब्तदाई 18 माह में 3.03 ट्रिलियन मालियत के पाक इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जारी कराए। और मौजूदा फाइनेंस मिनिस्ट्री की गैर मुनसिफाना हिकमत अमली, जिसमें निजी बैंक्स को रीफाइनेंसिंग की इजाज़त दी गई, उसकी बदौलत 85 बिलियन रुपए का इजाफी खर्चा सर्विसिंग कॉस्ट की मद में पाकिस्तान को पड़ा। 2015 में हुकूमत पाकिस्तान ने सर्विस डेट की मद में 1.3 ट्रिलियन रुपए खर्च किए, जबकि 2007 में 369 बिलियन रुपए खर्च किए। और सबसे बड़ा खतरा मुल्क के लिए बैरून कर्जी हैं, जो 2000 के बाद 29 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पहुंच चुके हैं। 29 बिलियन डॉलर से 25 बिलियन डॉलर और 2015 तक लिए गए, और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान 2018 तक बैरूनी कर्जों में डिफ़ॉल्ट कर सकता है। पाकिस्तान की सालाना
डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशन जो हैं वो $20 बिलियन की होंगी। इस रकम को अदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक्सपोर्ट्स को $24 बिलियन से $36 बिलियन सालाना तक ले जाएं, जबकि अभी हम 2016 में यानी उसकी शरह में 20 से 14% की कमी देख रहे हैं। और अगर इसमें सी पैक की लायबिलिटीज़ भी ऐड कर ली जाएं तो पाकिस्तान सिर्फ 3 सालों में जीडीपी के 100% तक पहुंच जाएगा और अभी भी जीडीपी के 67.5% तक है। फॉरेन रिजर्व्स के बारे में बड़े बुलंदो बाला दावे किए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 3 IPPs को 2016 फरवरी में $1 बिलियन मालियत की ओपन लेटर्स ऑफ क्रेडिट देने से माजरत कर ली है। दरअसल IMF और वर्ल्ड बैंक हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों और इकॉनमी के बारे में क्लीन चिट दिए जा रहे हैं और मुल्क कर्जे की दलदल में धंसता जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि ब्रेट स्टीफन्स ने 16 दिसंबर 2008 को वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक कॉलम लिखा और उन्होंने कहा कि लेट्स बाय पाकिस्तान न्यूक, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान मुआशी दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है। अब वो टाइम है कि पैसे दे के या मज़ीद कर्जा दे के पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करा दिया जाए। आपके मुल्क का ये हाल कर दिया इस हुकूमत ने। जमहूरियत के मज़े लूटें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर सलमान शाह, बात यह है कि मैं देखता हूं कि जब भी इसहाक डार की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्टेटमेंट सुनता हूं, मुझे लगता है कि वो इम्प्लाई ये कर रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि जितने कारोबारी या सनती इदारे हैं इस मुल्क में वो चोर और लुटेरे हैं जो हुकूमत का टैक्स चोरी कर रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं। जबकि उसके बरक्स जो हुकूमत के काम हैं उन इदारों को फ़ाल बनाने के लिए, जिसमें बिजली है, गैस है, पानी है, सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, सड़कें हैं, सब कुछ है, पोर्ट्स हैं, ये प्रोवाइड करने में हुकूमत टोटली कासिर है। अगर आप जायज़ा लें तो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो हमारी है, ज़रूरी इंडस्ट्री, वो अकेली इस डेफिसिट को ख़त्म कर सकती है, लेकिन उनके साथ सुतेलेपन वाला सलूक किया जाता है। इसकी क्या वजह है? देखिए मुबशर बात यह है कि अगर आप देखें कि हमारे टैक्स की जितना पोटेंशियल है उससे हम 1/3 भी नहीं कलेक्ट करते। सो जितना आप टैक्स कम कलेक्ट करेंगे और उतना ही जिनके से कलेक्ट करेंगे उन पे उसका बोझ ज़्यादा होगा, उतना बड़े बड़े डेफिसिट्स भी होंगे और वो भी, और ये इसलिए नहीं कर सकते कि ये भी करप्शन की नज़र हो जाता है। दूसरी तरफ जो हम अखराजात करते हैं उसमें भी आप देखें कि हम जो जिसको गोस्ट स्कूल्स भी हैं पाकिस्तान में, गोस्ट सड़कें हैं, गोस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, गोस्ट मतलब ख़र्चा हो जाता है लेकिन चीज़ नहीं बनती। उसके साथ साथ फिर आप ये भी देखें कि जो आपने सर्विसेज देनी है वो कितनी ख़राब सर्विसेज आप दे रहे हैं कि ना आप तालीम दे रहे हैं, ना आप एजुकेशन वो हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो डिफेक्टिव होता है, पुअर होता है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो, जिसको आप कहते हैं कि पाकिस्तान की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम नहीं कर रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पानी के प्रोजेक्ट्स हैं। आपके एक पहले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि 1 लीटर पानी की बोतल जो आप रेस्टोरेंट में लेते हैं वो 1 लीटर पेट्रोल की बोतल से महंगी है। और हमारे पास पानी जो दरियाए सिंध से और बाकी हमारे दरियाओं से आता है, 150 मिलियन एकड़ फुट पानी हर साल तकरीबन आता है, जिसको अगर दुनिया में उसकी प्राइस लगाई जाए तो $300 अरब बनता है सालाना। और अगर उसको आप सही तरीके से स्टोर कर सकें, उससे अपने फार्म्स तक ले जा सकें, उसके साथ आप बिजली बना सकें, तो $300 अरब सालाना आप ले सकते हैं, जिससे आप अपने कर्जे सारे वापस कर सकते हैं, बल्कि आप कर्जे देने के काबिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप देख लें, आपके इतने बड़े शहर हैं, कराची की अभी आप बात कर रहे थे, ये कराची जो है इसको कराची ही के लोगों ने और हमारे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, हमारे ही निज़ाम ने उसकी सत्यानाशी करके रख दी है। और वो एक जो ऐसा शहर था जो दुबई और दूसरे शहरों से बहुत बेहतर शहर था। और ज़मीनों को देख लें, पाकिस्तान में जो ज़मीनें हैं उसके ऊपर सबसे बड़ी चोरी तो वहाँ पे हो रही है। सो ये पूरा निज़ाम इतना ज़्यादा खोखला हो चुका है कि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए अब कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। ये हमें अब मान लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि
इसहाक डार बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर सकते कि जितने भी है वो आपको आदाद और शुमार दे रहे हैं वो फेक और झूठ पे। दो बातें मैंने आपको चलते चलते बतानी है और दोनों इम्पॉर्टेंट सोचने की बातें हैं कि 60s में चाइना के ऊपर सीरियस गैस क्राइसिस आया और चाइना में जो सर्दी है वो -40 तक पहुंचती है, यानी आप उस सर्दी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो तमाम चाइनीज़ कौम जो थी उसने कहा कि इंडस्ट्री को हमारी गैस जो है वो नहीं रोकनी, क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी तो हम लोगों की नौकरियां रहेंगी और हमारी नौकरियां रहेंगी तो हम ऑल्टरनेट सोर्सेज भी पैदा कर लेंगे। एज ए नेशन अगर आपने डिसाइड नहीं करना कालाबाग डैम पे या किसी भी रिसोर्स के ऊपर तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। दूसरी बात आपको बताऊं कि इतनी को बड़ी कौम नहीं है, आप इतनी को जिंदा कौम नहीं है जितना हम अपने आप को नारे मारते हैं। सिंगापुर की टोटल आबादी 4 मिलियन लोगों की है, 40 लाख लोगों की है, जिनमें 11 लाख लोग जो हैं वो काम करते हैं। 1.1 मिलियन पीपल वर्क इन सिंगापुर, बाकी को बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं छोटे। अब उस 1.1 मिलियन का जो सालाना टर्नओवर है वो 157 बिलियन डॉलर्स है, उनका जो सालाना टर्नओवर है। अगर आप तमाम दुनिया के मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा कर लें और ऑयल मनी को बीच में से निकाल दें तो 11 लाख लोग हमसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। हमें अगर अपने आप को ग्रेट करना है तो हमें उस लेवल पे जाना है, और अगर अपने ग्रेट हमें जो डेफिसिट्स हैं उनको एनकाउंटर करना है तो हमें एज ए नेशन अपनी कलेक्टिव थिंकिंग बनानी होगी और उस पर फोकस करना होगा। सोचने की बात है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।